जी दोस्तों, तो कैसे आप सभी का एमटी क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रियांशु तिवारी आपके लिए एक नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। ये वीडियो क्लास 12th के स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यह वीडियो उनके फिजिक्स के पहले चैप्टर से है। क्योंकि वो अब होम एग्ज़ाम उनको देना नहीं है 11th का, वो सीधे 12th में प्रमोट कर दिए गए हैं। तो वो 12th की तैयारी करें और वो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। चलिए, फिजिक्स का पहला चैप्टर है स्थिर विद्युत। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। स्थिर वैद्युत का पहला टॉपिक है चार्ज, यानी कि आवेश क्या होता है। आवेश जब किन्हीं दो क्षणों को यानी दो वस्तुओं को आपस में जैसे मान लीजिए कोई दो वस्तुएं हैं, जब आप एक दूसरे को रगड़ा जाता है, दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। जब दोनों वस्तुओं को आप फ्रिक्शन करोगे, रगड़ोगे, तो दोनों पे कुछ ना कुछ आवेश आ जाएगा। दोनों के आवेशित होने का कारण यह है, यानी दोनों के आवेशित होने का कारण यह है कि एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। कहने का मतलब ये, अगर इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, तो जो ए का इलेक्ट्रॉन होगा वी में चला जाएगा, बी का इलेक्ट्रॉन ए में चला जाएगा, जिसके कारण दोनों पे आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है, यानी कि जो वस्तु इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है, उस पर ऋण आवेशित हो जाता है। जैसे ये ए से इलेक्ट्रॉन अगर बी पे जाता है तो बी वाला पे निगेटिव चार्ज यानी कि ऋण आवेशित, तथा ए वाले पे जो वस्तु इलेक्ट्रॉन त्यागती है उस पर धनावेशित आ जाता है। आवेश की इस घटना को क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। तो आप इस पर दो डेफिनेशन लिख सकते हो। आपके बुक में आपको एक टॉपिक ये भी होगी, आपने बुक अगर देखी होगी तो उसमें लिखा होगा आवेशन किसे कहते हैं। तो आवेशन में ये पूरा आप लिख सकते हो। और आवेश किसे कहते हैं सिर्फ आप इतना लिख सकते हो, जब किसी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है या फ्रिक्शन किया जाता है तो दोनों वस्तुओं पर आवेश आ जाता है। दोनों के आवेशित होने का कारण यह है कि एक वस्तु का इलेक्ट्रॉन दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाता है। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ये आपने आवेश समझ लिया। अब हमने माना स्टार्टिंग में कि जो ए का इलेक्ट्रॉन है वो बी में जा रहा है, तो हमने लिखा भी आवेश क्यू, माना आवेश क्यू का कण ए ने कण बी को एन इलेक्ट्रॉन दी, यानी कि क्यू पे जो इलेक्ट्रॉन होगा वो पॉजिटिव होगा, तो आवेश कितना हो जाएगा? क्यू बराबर एन ई, यहाँ पे लिखा है। और बी पे जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उस पर ऋणावेशित, यानी कि उसने एक्सेप्ट किया है तो उसमें ऋणावेशित हो जाएगा, माइनस लग जाएगा। ठीक है ना। तो बी पे जो ए पे इलेक्ट्रॉन होगा क्यू बराबर एन ई लगेगा, बी पे जो होगा वो माइनस, यानी कि उसने एक्सेप्ट किया है तो क्यू बराबर माइनस एन ई हो जाएगा। ऋणावेशित सिर्फ इलेक्ट्रॉन पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। और जब संपूर्ण इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ आवेश, यानी टोटल आवेश, जब आप पूरे उस दोनों क्षणों के मध्य निकालोगे तो आपको निकालना पड़ेगा क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है ना। ये होगा आपका मेन फॉर्मूला। इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे जिसे आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है। चलिए, अगली टॉपिक आपके सिलेबस की सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कुलाम्स लॉ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें क्या है कि निर्वात यानी निर्वात में स्थित दो आवेश को मतलब लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये कैसे होता है आप ये जानो, मतलब आकर्षण तो प्रतिकर्षण बल कैसे लगेगा? जब दोनों आवेश एक दूसरे के, यानी कि जो सेम नेचर के आवेश होंगे वो एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्लस प्लस एक दूसरे को दूर भगाएगा, प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल समझ गए। अब आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण समझ गए। अब क्या होता है कि इन दोनों के आवेशों का जो आवेश होते हैं, इन दोनों आवेशों का गुणनफल जो होता है वो लगने वाले बल के क्या होता है? समानुपाती होता है। तथा जो इनके बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात अगर इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। ये समानुपाती केस होता है। व्युत्क्रमानुपाती केस क्या होता है? अगर आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो एफ का मान घटेगा, एफ का मान बढ़ाएंगे तो आर की वैल्यू घटेगी। जस्ट इसका ये मतलब होता है। जब दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई, दोनों का सेम है तो दोनों मल्टीप्लाई किए जाएंगे तो एफ प्रोपोर्शनल Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। इतना हो जाएगा। उसके बाद प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो आप एक नियतांक लगता है कि हर जगह आप इसकी वैल्यू 1 रखते हो, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू रखी जाएगी कितनी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट यहाँ क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है ना। ये होता है आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल के आएगा कितना? 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक। जहां पे 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट एक समानुपाती स्थिरांक होता है। इसका मान जो होता है फिक्स होता है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो जहां पे ये दिखेगी उसकी वैल्यू आपको कितनी रखनी है? 9.0 इंटू 10⁻9 रखनी है। इसकी वैल्यू जहां भी ये ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको, वहां पे 9.8 इंटू 9.0 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर होता है। ये इसकी वैल्यू होती है। ठीक है ना। अब आपसे पूछा जाए निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है और इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो इसकी वैल्यू एसआई पद्धति में फिक्स होती है। वैज्ञानिकों ने इसको फिक्स करके रखा है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये मात्रक कैसे आपके दिमाग में वो
वो आना चाहिए। अब यहाँ से आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड करोगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा। कुलाम आपने क्यू को आवेश को कुलाम में मापते हो तो ऊपर कुलाम स्क्वायर हो जाएगा, नीचे एफ को न्यूटन में मापते हो, दूरी को मीटर में मापते हो तो मीटर स्क्वायर। तो ये मात्रक आपका एप्सिलॉन नॉट का निकला। अब इसकी वीमा निकालते हैं, आपने 11th में सीखी होगी, 11th में इसकी वीमा सीखी होगी। उसके बाद यहाँ पे जो जो क्या होते हैं जो संख्यात्मक मान होते हैं उनको बाहर कर देते हैं, सिर्फ वेरिएबल को रखते हैं यहाँ पे। जैसे आवेश है तो आवेश को AT यानी कि आवेश की वीमा होती है AT लिखते हैं, यानी कि एम्पियर और टाइम आवेश की वीमा AT लिखते हैं। तो दो आवेश हैं तो AT हो जाएगा, ऊपर दो बड़े ब्रैकेट में, यानी कि कहने का मतलब ये है। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे आप, ऊपर AT, यहाँ भी AT। अब यहाँ क्या लिखेंगे, ML/T (-2) अपॉन मीटर को लंबाई की वीमा L होती है तो इसका L स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है, ठीक है ना। अब ऊपर क्या हो जाएगा, आप यहाँ से देख लो, आप ऐसे आपको लिखना है, ऐसे लिख के ही आपको वीमा निकालनी है अगर वीमा कभी पूछा जाता है तो जो AT है वो ऊपर A का स्क्वायर हो जाए, यानी कि A पे 2 पावर हो जाएगी, जो T है वहाँ पे 2 है, नीचे T कितने माइनस का 2 है तो ऊपर जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा T। उसके बाद M ऊपर चला जाएगा, L कितनी है 2 1 3, यानी कि ऊपर जाएगा -3। तो आपकी एप्सिलॉन नॉट की वीमा बनेगी M पे पावर -1, T पे पावर -3, L पे पावर -3, T पे पावर 4 और A पे पावर 2। आपको या तो इसको याद कर लेना, या तो आप सिंपली निकालना सीख लो, तो याद करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अब अगली टॉपिक है कि ये आपकी इस वीडियो की लास्ट टॉपिक है, फोर्स ड्यू टू चार्ज पार्टिकुलर, आवेशित कणों द्वारा बल आरोपण, ठीक है ना। तो आप मान लो आपके पास ये परिपथ, ये आवेश की एक मात्रा है, तो इसमें दो आवेश हैं, एक Q1 है, एक Q2 है। Q1 पर Q2 आवेश द्वारा लगाया गया बल कितना है, Q1 पर देखो आप इस फोर्स द्वारा इस आवेश चार्ज पर, यानी कि Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया फोर्स F12 है, तथा Q2 पर Q1 द्वारा लगाया गया बल F21 है, ठीक है ना। इतना समझ जाओ आप, समझ गए आप। उसके बाद आगे चलते हैं। तो दोनों आवेश एक दूसरे के समान, यानी कि इनका जो मैग्नीट्यूड है आवेशों का वो समान है, समान परिमाण का बल, यानी कि जो इसमें बल लगता है वो समान मैग्नीट्यूड का लगता है, इसलिए दोनों बलों का परिणाम समान तथा, लेकिन इनका जो डायरेक्शन होता है वो अपोजिट होता है। एक दूसरे साइड, दोनों का डायरेक्शन देखो अपोजिट साइड है, एग्जैक्ट ऐसे ही डायरेक्शन होगा इनका, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट साइड है। तो जो आपका कुलाम के लॉ का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पे कुलाम का लॉ यूज हो गया, क्योंकि आपका कुलाम का लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको पढ़ लीजिएगा और नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है ना। कुलाम के लॉ के हिसाब से F12 की वैल्यू निकालोगे तो F12 1545 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन जो दोनों के बीच की दूरी है F12 है, इसका स्क्वायर करेंगे आप, इतना हुआ। उसके बाद F21 की वैल्यू निकालेंगे तो जस्ट सेम इसी के बराबर आएगी, ठीक है ना। F12 और F21 आया कैसे वो आप जान लो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो F12 कैसे आया कि दूसरे आवेश का, पहले यहाँ पढ़ो आप, Q1 पर Q2 द्वारा लगाया गया बल, Q1 तो ये Q1 की वैल्यू 1, Q2 की 2, तो F12 आ गई। अब Q2 पर Q1 के द्वारा लगाया बल तो F21, तो दोनों के बीच इस डायरेक्शन ले रहे हैं तो पहला और दूसरा लेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से आप जब दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो जस्ट सेम आएगी, लेकिन ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे, तो ये एक दूसरे से माइनस में लिखे जाएंगे ऐसे। तो आपने इस डेफिनेशन से ये सीखा कि दोनों आवेश एक दूसरे पर बल कैसे लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आप नोट्स भी बनाते रहिए, आपको एग्जाम भी देना है, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको जल्दी मिलती रहें और आप पढ़ते रहें। लॉकडाउन चल रहा है, आप घर पे हैं, तो जितनी ज़रूरी आपको सेफ़ रहने की है उतनी ज़रूरी ये भी है कि आप स्टडी भी करते रहें, क्योंकि लॉकडाउन खुलते ही आपकी जो स्टडी है वो ज़्यादा मायने रखेगी। तो आप पढ़ते रहिए और सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए। धन्यवाद।